नमस्ते बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट कर ली थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3। आज हम पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे और फिर उन फार्मूलाज की सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, दो सदिशों का सदिश गुणन या वज्र गुणन, और इंग्लिश में कहें तो हम इसे किससे व्यक्त करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो हमने एक्सरसाइज 13.2 में अदिश गुणन पढ़ा था, इसमें हम सदिश गुणन पढ़ेंगे। तो सदिश गुणन समझ लेते हैं। पहले हम दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, इनके मध्य का कोण है थीटा। तो इन दोनों वेक्टर्स का सदिश गुणनफल वो ही लिखा है हमने। दो सदिश राशियों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर का सदिश गुणनफल वह सदिश है जिसका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण साइन थीटा के गुणनफल के समान होता है। क्या कह रहा है स्टेटमेंट? दो राशियां हैं ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, इनका सदिश गुणनफल, जो सदिश गुणनफल होता है उसे हम क्रॉस लगाकर व्यक्त करते हैं, जो अदिश गुणनफल होता है उसे हम डॉट लगाकर व्यक्त करते हैं। इसका परिमाण, परिमाण यानी मॉड लगा देंगे हम, दोनों वेक्टर के परिमाण तथा साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होता है। जो हमने अभी कथन पढ़ा उसे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। और यदि हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। जो एन कैप है वो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के तल के लंबवत एकांक सदिश है। देखिए, जब हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था तो क्या होता था, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पर हमने दिशा नहीं दर्शाई। जब हम कोई एग्जाम्पल लेके देखें तो जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर बराबर आई प्लस 2j प्लस के है और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 5j प्लस के कैप है। जब हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे थे, इन दोनों के बीच में डॉट करके लिख रहे थे हम, क्या करेंगे, i का i से गुणा कर देंगे, j का j से और k का k से। कितना आ रहा है? 13। ये सदिश राशि है, अदिश राशि है? अदिश राशि है 13। तो क्योंकि ये अदिश राशि निकल के आ रही थी तो हम यहाँ पर कोई भी दिशा नहीं दर्शा रहे थे। और जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आता है, जो सदिश गुणन निकल के आता है, वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके साथ इसकी दिशा भी दर्शाई जाती है। ध्यान रखिएगा, जो अदिश गुणन होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर होता है वो तो अदिश राशि होती है, और सदिश गुणन अर्थात ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक सदिश राशि होती है। आगे देखिए, समान होता है तथा जिसकी दिशा दोनों दिए गए सदिशों के लंबवत होती है। जो एन कैप है इसकी दिशा दोनों के लंबवत होगी। दिशा को हम कैसे निर्धारित करेंगे ये मैं भी आपको समझाऊंगी। सदिश गुणन को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से निरूपित करते हैं। फॉर्मूला लिखा है फिर हमने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना होगा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल की लंबवत इकाई सदिश, तथा ए वेक्टर बी वेक्टर व एन कैप दक्षिण हस्तंत्र का निर्माण करते हैं। दक्षिण हस्तंत्र क्या है ये मैं भी आपको समझाऊंगी। समझ लेते हैं हम इसे। देखिए,
ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनके मध्य का कौन, थीटा। अब एन कैप की दिशा निर्धारित करनी है हमें, तो हम कैसे निर्धारित करें, दक्षिण हस्त यानी दायां हाथ। तो हम दायां हाथ लेंगे इस प्रकार, और इस दाएं हाथ से हम एक कर्व बनाएंगे, यानी अपनी उंगलियों को उस तरफ मोड़ेंगे जिस तरफ दूसरा वेक्टर है। पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर, उस पर तो हमने अपना दायां हाथ रखा और अपनी उंगलियों को उस तरफ मोड़ा जिस तरफ बी वेक्टर की दिशा थी। तो जिस तरफ अंगूठे की दिशा होगी हमारी, वो ही एन कैप की दिशा होगी। अंगूठे की दिशा किस तरफ आ रही है, बाहर की तरफ। अब हम पन्नी पर बाहर की तरफ तो कैसे दर्शाएं, तो हम इसे इस तरह से दर्शा देते हैं। मान लीजिए हम IJK में देखें, ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे, X Y Z, I कैप, J कैप, K कैप। यदि हम I कैप क्रॉस J कैप निकालें, पहला वेक्टर कौन सा है, I कैप, तो हम अपने दाएं हाथ को I कैप पर रखते हैं और इसे किस तरफ मोड़ेंगे, अपनी उंगलियों को जिस तरफ जे कैप की दिशा है, तो इस तरफ मोड़ेंगे, अंगूठा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ वाला वेक्टर कौन सा है, के कैप। तो यहाँ पर जो एन कैप है उसकी जगह कितना आ जाएगा, के कैप। तो इस तरह से हम दिशा का निर्धारण करते हैं। मान लीजिए हम के कैप क्रॉस आई कैप निकालें, तो पहला वेक्टर कौन सा है, के कैप। के कैप की तरफ हमने अपना दाहिना हाथ रखा, मोड़ेंगे किस तरफ, आई कैप की तरफ, तो हमारा अंगूठा किस तरफ आएगा, इस तरफ, और इस तरफ वाला वेक्टर कौन सा है, जे कैप। आगे भी समझेंगे हम इसको। फिलहाल दिशा कौन सी होगी, दाएं हाथ के नियम के अनुसार होगी। पहले वेक्टर पर हम अपने दाएं हाथ को रखेंगे, उंगलियों को उस तरफ मोड़ेंगे जिधर तरफ दूसरी वेक्टर की दिशा होगी, और जो अंगूठा जिस दिशा को प्रदर्शित करेगा उस स्थिति में वही एन कैप की दिशा होगी। और एन कैप होता क्या है, ए कैप और बी कैप के तल के लंबवत एकांक सदिश। आगे देखिए, एन कैप बराबर, पक्षांतरण कर लिया है हमने यहाँ से, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा इसके अपॉन में आ जाएंगे, तो अपॉन में आ गए। फिर देखिए आगे हमने ब्रैकेट में क्या लिखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड लिखा है। इसी प्रकार लिखेंगे, जब मॉड लगाएंगे तो एन कैप पर मॉड लगेगा, और एकांक सदिश का मापांक कितना होता है, एक होता है इसका परिमाण या मापांक। तो क्या बचेगा हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। तो मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा को हमने यहाँ पर मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख दिया है। लिखा कैसे है, इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, अभी जो हमने सूत्र निकाला उसे हमने ब्रैकेट में क्लोज करके लिख दिया है। एन कैप बराबर क्या होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ध्यान रखना है हमें फॉर्मूला। अब कुछ नोट देख लीजिए। अभी मैंने आपको बताया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक सदिश राशि है, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी आप देखेंगे कि IJK की फॉर्म में इसका आंसर निकल के आएगा। सेकंड देखिए, यदि ए वेक्टर बराबर 0 तथा बी वेक्टर बराबर 0 तथा थीटा परिभाषित नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं सदिश गुणन की ज्यामितीय व्याख्या। जैसे हमने अदिश गुणन की ज्यामितीय व्याख्या पढ़ी थी, उसी प्रकार सदिश गुणन की ज्यामितीय व्याख्या है। तो समझ लेते हैं हम इसे। दो वेक्टर्स लेके चले हम, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर। ये बी वेक्टर है, ये मूल बिंदु है, यहाँ तक हमने मान लिया क्या है, ए वेक्टर है। हम ज्यामितीय व्याख्या कर रहे हैं। आगे हमने क्या किया, इसको आगे की तरफ बढ़ाकर समांतर चतुर्भुज बना दिया, यहाँ से लंब खींच दिया, ऊंचाई हो गई इस त्रिभुज की। इस प्रकार से हमने ये डायग्राम
बनाया है। ये जो डायग्राम है उसी प्रकार है जो भी मैंने आपको समझाया। देखिए हमने ओ ए वेक्टर को किसके बराबर माना है, ए वेक्टर के, ओ बी वेक्टर को बी वेक्टर के बराबर माना है। मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा। अभी समझाया मैंने आपको, जब हम मॉड लेते हैं तो एन कैप का मॉड तो 1 के बराबर हो जाता है, तो ये हमारे पास बचेगा। फिर हमने ओ ए और ओ बी को आसन्न भुजाएं मानकर समांतर चतुर्भुज पूरा बना लिया, जैसे मैंने अभी बनाया। अब हम इस समांतर चतुर्भुज ओ ए सी बी का क्षेत्रफल देखते हैं कि कितना होगा। तो ये एक त्रिभुज है ओ ए बी, यदि हम इसका डबल कर दें तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा हमें। तो हमने इस त्रिभुज को लिख के और इसका डबल कर दिया। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है, ओ ए, और ऊंचाई क्या है, बी बी डैश। बी बी डैश की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो हम बी बी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे हम बी बी डैश की वैल्यू। इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर थीटा के सामने लंब, ये इसने लंब डाला है तो ये कर्ण हो जाएगा और आधार हो जाएगा ओ ए। तो यदि हम कॉस थीटा निकालेंगे यहाँ से, साइन थीटा निकालेंगे यदि हम यहाँ से, तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है, बी बी डैश, और कर्ण क्या है, ओ बी। ओ बी की वैल्यू कितनी है, बी वेक्टर। यहाँ पर पहले हम ओ बी ही लिख लेते हैं। तो हमारी पास जो ऊंचाई है बी बी डैश वो कितनी आ जाएगी, ओ बी साइन थीटा। तो हमने ऊंचाई इसी वजह से यहाँ पर ओ बी साइन थीटा लिखी है, ब्रैकेट में एक्सप्लेन भी कर दिया है इस चीज़ को। ऊंचाई बी बी डैश बराबर ओ बी साइन थीटा और आधार बराबर ओ ए लिखा है मैंने इसमें, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आगे देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा, ओ ए ओ बी साइन थीटा। ओ ए क्या है, ए वेक्टर का मॉड। देखिए यदि ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर है तो जब हम मॉड लगाएंगे ओ ए वेक्टर के ऊपर तो ए ही तो शेष बचेगा। तो ओ ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर का मॉड है। ओ बी क्या है, बी वेक्टर का मॉड है, और साथ में साइन थीटा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो मॉड ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा है वो यहाँ पर मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के बराबर निकला, और यहाँ पर ये किसके बराबर निकला, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, जिसकी आसन्न भुजाएं कितनी है, ए वेक्टर व बी वेक्टर। हम जानते हैं ना ये तो कि यदि ए बराबर बी हो और बी बराबर सी हो तो ए बराबर सी हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर था, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और ओ ए ओ बी साइन थीटा क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, दोनों आसन्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट करके, सदिश गुणन करके और उसका परिमाण निकाल लीजिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ये हो गई सदिश गुणन की ज्यामितीय व्याख्या। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैसे हमने अदिश गुणन में भी पढ़ा था, तो हम उसी प्रकार सदिश गुणनफल से कुछ महत्वपूर्ण निगमन देखते हैं। जैसे हमने अदिश गुणन में पढ़ा था ना, थीटा बराबर 0, 90 डिग्री ये सब रख के, उसी प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल सदैव शून्य होता है। कैसे सदिश है, समांतर सदिश है। तो थीटा बराबर या तो 0 डिग्री होगा या पाई होगा। 0 डिग्री कब होगा, जब उनकी दिशा समान होगी, और पाई कब होगा, जब उनकी दिशा विपरीत होगी। ये चीज़ हमने अदिश गुणनफल में समझ ली थी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा होता है, थीटा की जगह 0 डिग्री रख देंगे। अब साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 का इन सभी राशियों से गुणा होकर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
तो यदि कह दिया जाए कि दो समांतर सदिश हैं तो उस स्थिति में हमारी क्या कंडीशन निकल के आती है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 होगा। सेकंड देखिए, दो लंबवत सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के तुल्य होता है। सदिश कैसी है? लंबवत है। लंबवत है तो थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। थीटा बराबर 90 डिग्री रख दिया। साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। इसके बाद हमने दोनों तरफ मॉड ले लिया है। मॉड ले लेंगे तो मॉड एन कैप बराबर भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और ये हमारे पास में निकल कर आएगा। तो वही लिखा है हमने यहाँ पर कि सदिश गुणनफल का परिमाण उन सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के तुल्य होता है। अलग अलग सदिश, उनका परिमाण, उनका गुणनफल और उसके तुल्य हो गया। इसमें जो हमारे ज़्यादा यूज में आएगा वो समांतर वाला है। ये कह दिया जाएगा कि दिए गए सदिश समांतर हैं तो लैम्डा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। समांतर है तो हमारे पास कंडीशन क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। अब जैसे हमने अदिश गुणनफल में आई जे के लिए पढ़ा था उसी प्रकार हम यहाँ भी पढ़ लेंगे। देखिए, एक्स वाई जेड एक्स लिया है, उन पर हमने एकांक सदिश लिए हैं आई कैप जे कैप और के कैप। तो पहले हम समान सदिशों के लिए देख रहे हैं, यानी पहला सदिश भी आई कैप है और दूसरा सदिश भी आई कैप है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप बराबर कितना होगा? मॉड आई कैप साइन। समान सदिश हैं तो उनके बीच कोण कितने डिग्री का होगा? 0 डिग्री का होगा। तो 0 डिग्री रख दिया हमने। एन कैप, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। उसी प्रकार हम जे कैप क्रॉस जे कैप निकाल सकते हैं 0 और के कैप क्रॉस के कैप निकाल सकते हैं 0। डॉट के लिए किसके बराबर आता है? ये 1 के, और क्रॉस के लिए 0 के। ध्यान रखना है हमें ये। यदि हम क्रॉस कर रहे हैं उसी राशि से, समान सदिश से, तो कितना निकल के आएगा? 0 आएगा। यदि हम कहें ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कितना होगा, तो वो भी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि वो कैसे सदिश है? समान सदिश है। दूसरी कंडीशन ये हो कि ये लंबवत हो। कैसे सदिश हो? लंबवत सदिश हो। जैसे आई जे के है, ये एक दूसरे की लंबवत है। लंबवत है तो इनके बीच कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने थीटा की जगह 90 डिग्री रख दिया है। हमने जो दिशा है एकांक सदिश किसके द्वारा दर्शाया है? के कैप के द्वारा। ये मैंने भी आपको समझाया भी था, दोबारा देख लीजिए। पहला वेक्टर क्या है? आई कैप। दूसरा वेक्टर क्या है? जे कैप। तो हम पहले वेक्टर पर अपनी दाएं हाथ की हथेली को रखेंगे, इस प्रकार रखेंगे और उस तरफ मोड़ेंगे जिस तरफ दूसरा वेक्टर है। दूसरा वेक्टर क्या है? जे कैप। और जो अंगूठा होगा वो दिशा को दर्शाएगा। अंगूठा किसकी तरफ है? के कैप की तरफ है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एकांक सदिश क्या लिखा? के कैप लिखा। यहाँ से मॉड आई कैप, मॉड आई कैप, मॉड जे कैप, इनकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी क्योंकि एकांक सदिश का मापांक है। साइन 90 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। क्या बचेगा? के कैप बचेगा। इसी प्रकार जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे हम। तो देखिए, जब हम जे कैप क्रॉस के कैप निकालेंगे, जे दाएं हाथ की हथेली रखी, किस तरफ लेके गए? के कैप की तरफ, और जो अंगूठा है वो दिशा किस तरफ दर्शाएगा? आई कैप की तरफ दर्शाएगा। उसी प्रकार हमने के कैप क्रॉस आई कैप की वैल्यू रख दी जे कैप। तीनों की वैल्यू जो आ रही थी वो हमने लिख दी है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 डायग्राम बनाए हैं आई जे के। पहले हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। तो जब भी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्लस में आएंगी वैल्यूज। जो भी यहाँ पर हम बराबर में वैल्यूज लिख रहे हैं वो किस में आएंगी? प्लस में आएंगी। जैसे खुद देख लीजिए आप, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आ रहा है? के कैप आ रहा है, प्लस में आ रहा है। जे कैप क्रॉस के कैप किसके बराबर आ रहा है? आई कैप के, प्लस में आ रहा है। और जब घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे तो ये नेगेटिव होते हैं। जैसे हम आई कैप क्रॉस के कैप लिखें तो कितना आएगा? माइनस का जे।
तो हमने ये घड़ी की विपरीत दिशा में लिखे हैं और ये घड़ी की सुई की दिशा में लिखे हैं। दोनों को नोट कर लीजिएगा, दोनों ही यूज में आएंगे। आगे देखिए सदिश गुणन के गुणधर्म। जैसे हमने अदिश गुणन में पढ़े थे गुणधर्म, उसी प्रकार हम सदिश गुणन में भी पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, अदिश गुणन क्या था, वो क्रम विनिमयता का पालन करता है, जबकि सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो भी देखेंगे कि कभी भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर नहीं होता। इन दोनों की वैल्यूज अलग ही आती है। तो सदिश गुणनफल क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। दूसरा है साचार्यता। साचार्यता का पालन तो करता है, तो हमने साचार्यता की प्रॉपर्टी लिख दी है, आप भी लिख लीजिएगा। बंटन नियम, इसका भी पालन करता है। बंटन नियम से क्या तात्पर्य है कि जब हम ए वेक्टर का बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करें तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू अलग अलग ही आएगी, क्योंकि क्रम विनिमयता का पालन नहीं हो रहा है, परंतु बंटनता का तो हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, दो सदिशों के मध्य कोण। तो हमने सबसे पहले मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, किसके बराबर होता है, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप का मॉड। और मॉड एन कैप किसके बराबर होता है, 1 के, तो यहाँ पर 1 आएगा, उसे हमने नहीं लिखा। यहाँ से हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। ध्यान रखिएगा, जो भी फॉर्मूलाज मैंने बॉक्स में बंद किए हैं यूज़ आएंगे आपके, ध्यान रखने हैं आपको ये सारी फॉर्मूलाज, और नोट भी करते चलिएगा साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा त्रिभुज का सदिश क्षेत्रफल। तो दो प्रकार से देखेंगे हम। जब त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर दिए हों, कोई त्रिभुज है, उसकी दो आसन्न भुजाएं दी हुई हैं, जैसे हमने ज्यामितीय व्याख्या में पढ़ा था। ये त्रिभुज, इसकी आसन्न भुजाएं दी हुई है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसे आगे बढ़ा देंगे और क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल किसके बराबर निकल के आ रहा था, मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के। हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, इस वाले का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, पूरे का आधा। तो वो ही हमने यहाँ पर लिखा है। कितना होगा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसे हम यदि विपरीत कर देते हैं तो ये इसके आगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। यदि हम इसको इस प्रकार लिखें तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। कैसे निकला ये मैंने आपको बता दिया है, जैसे हमने सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या पढ़ी थी उसी प्रकार है। ये त्रिभुज है जिसकी आसन्न भुजाएं हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने इसे आगे बढ़ाकर इसे समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित कर लिया, और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम सदिश गुणनफल की ज्यामितीय व्याख्या में निकाल चुके हैं। वो होता है मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हमें ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे के क्षेत्रफल का आधा होगा। दूसरा बिंदु देखिए इसमें, जब त्रिभुज के शीर्षों ए बी सी के स्थिति सदिश क्रमशः ए वेक्टर बी वेक्टर व सी वेक्टर दिए हो, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 ब्रैकेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसे हम समझ लेते हैं ये कैसे निकला, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। देखिए बिंदु ए बी और सी है, जिनके स्थिति सदिश क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर। जब हम इन्हें स्थिति सदिशों के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे, ओ ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर
ओ बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर तथा ओ सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ये एक त्रिभुज है ए बी सी। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमें भुजाओं का ज्ञान भी होना आवश्यक है पहले कि भुजाओं की क्या क्या वैल्यू होगी। तो ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। बी का स्थिति सदिश कितना है, बी वेक्टर, और ए का स्थिति सदिश ए वेक्टर। बी सी देखिए, सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, तो कितना हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और सी ए वेक्टर कितना आएगा, ए का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। भुजाएं आ गई। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार ए बी ले रहे हैं हम और ऊंचाई ले रहे हैं हम सी वेक्टर। ए बी की वैल्यू देखिए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी ए वेक्टर की वैल्यू ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर। क्रॉस कर लेते हैं हम, गुना कर देते हैं। आगे देखिए, इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी क्योंकि समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। इनका क्रम चेंज कर देते हैं, क्रम चेंज करेंगे तो आगे माइनस लग जाएगा। इसे हम लिख देंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, चिन्ह बदल जाएंगे। इसे आप माइनस ही रहने दीजिए, इसका क्रम हम नहीं बदलते हैं, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ही रहने देते हैं। अब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये भी प्लस का हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, एरिया कभी भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल लिया। निकाला कैसे, कोई त्रिभुज है जिसके 3 बिंदु हैं ए बी और सी। स्थिति सदिश क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इनके स्थिति सदिश लिख दिए, ओ ए वेक्टर ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। तीनों भुजाओं की वैल्यू ज्ञात कर ली और त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के सूत्र में रख दिया, तो हमारे पास सूत्र निकल कर आ गया। हमें सूत्र ध्यान रखने हैं। आगे देखिएगा, 3 बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध। तो 3 बिंदु संरेख कब होंगे, तो 3 बिंदु संरेख तभी हो सकते हैं जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। संरेख का मतलब क्या है, वो एक ही रेखा में है। त्रिभुज ही नहीं बनेगा उस स्थिति में, जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। तो इसके क्षेत्रफल को हमने 0 के बराबर रख दिया, 2 का इधर पक्षांतरण कर दिया, 0 हो गया। तो तीनों बिंदुओं के संरेखीय होने का प्रतिबंध आ गया हमारे पास। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। तो ध्यान रखिएगा, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया, यदि त्रिभुज की 2 आसन्न भुजाएं दी हो और कहा जाए कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, 1/2 मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यदि त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हो, उनके स्थिति सदिश दिए हो, तो उस स्थिति में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। और संरेखीय है अगर तीनों बिंदु, तो क्या कंडीशन निकल के आएगी,
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0। तो आज हमने क्या पढ़ा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सूत्र क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, जहाँ पर एन कैप ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की तल के लंबवत एकांक सदिश है। दिशा हम कैसे निर्धारित करेंगे ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इंट्रोडक्शन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली की क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।